सबसे पहली बात तो ये कि हम आज जो काम आपके साथ शेयर करेंगे उसमें आई जस्ट वांट टू शेयर सम स्लाइड्स फर्स्ट। कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करते हैं सबसे पहले तो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी आवाज ये बहुत कम आ रही स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी। है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। स्लाइड्स थोड़ा माइक एडजस्ट कर लें सर। ये आ गई स्लाइड्स आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वाचिंग ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर मेरी पिक्चर है, मुबशिर वसीम मेरा नाम है जी। और इंटरप्राइज मैनेजमेंट में आपको पढ़ाऊँगा। क्वालिफ़िकेशन कुछ नज़र आ रही होंगी, जैसे एमएससी इकोनॉमिक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, एमएस बिजनेस मैनेजमेंट एंड एमएस आईटी। दीज आर माय पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशंस। आज का जो अपना सेशन है उसमें अंदर मैं जिन चीज़ों को आपके ज़ेरे बहस लाऊँगा इंशाल्लाह, उसमें से इंट्रोडक्शन टू टीचर है, टीचर से आपका इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी बात करेंगे हम जो है वो इंट्रोडक्शन टू कोर्स के हवाले से, पेपर के हवाले से, कम्युनिकेशन, कॉमन प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ामिनर आइडेंटिफाई कर सकता है, टीचिंग मैथडोलॉजी एंड मिशन स्टेटमेंट। ये आज का हमारा काम। लेक्चर आउटकम इसका सिंपली है कि फाइंड द स्टडी एंड क्वालिफाई दिस कोर्स। हमारा एक ही मकसद है जिसको हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं इस पर्पस को हम। तो ये हमारे जो है वो आप कह सकते हैं कि मकासद है। अब जहाँ तक सवाल है आपका, जो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जो चीज़ें ज़ेर बहस हैं, जो डिस्कशन वाली बात है, सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है टीचर इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब तक कोर्स शुरू नहीं होता, कोर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, तो स्टूडेंट्स का बड़ा फोकस होता है कि यार कौन पढ़ा रहा है, कैसे चलेंगे हम, किस तरह लेके चलेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू टीचर है। मेरी क्वालिफ़िकेशन में जैसा मैंने पहले कहा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस मेन एरिया है जिसमें मैंने फर्स्ट मास्टर्स किया है, एमबीए मार्केटिंग किया है, एमएस बिजनेस मैनेजमेंट है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड देन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैंने एमआईएस किया है, एमएसआईटी किया है। ये मेरी जो है डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस है। वैसे तो डाइवर्सिफाइड हैं, जो ज़्यादा लाइक नहीं की जाती इतनी डाइवर्सिफाइड क्वालिफ़िकेशन इंडस्ट्री में, लेकिन ये है कि जो आपका कोर्स है प्रोफेशनल बॉडीज़ के, उसके हवाले से चूँकि कुछ चीज़ें आईटी से रेलेवेंट होती हैं, कुछ फाइनेंस से रेलेवेंट होती हैं, कुछ मैनेजमेंट से रेलेवेंट होती हैं, तो वहाँ पर पर्टिकुलरली इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि जो भी चीज़ बतानी है उसकी जगह हम इन डेप्थ तक आप जा सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है हमारा कि सर्व इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर आप बात करें कि मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान में जब प्लास्टिक कार्ड इंट्रोड्यूस हुए, जिसको आज एटीएम कार्ड भी कहते हैं, डेबिट कार्ड भी कहते हैं, तो उस नोवा कैमटेक नामी कंपनी है जहाँ से मैंने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद फिर मॉर्गन केमिकल्स में आ गया मैं, जहाँ पे मैंने फार्मास्यूटिकल मटेरियल सेलिंग एंड बाइंग का जो बिज़नेस था उसके अंदर मैंने काफ़ी काम किया। फिर इसके बाद फील्ड चेंज की, या समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, एक कंपनी थी बियर मैक्स नामी, इंजीनियरिंग एंड बेयरिंग मैन्युफैक्चरर थे। इनका चाइना में प्लांट है और यहाँ के लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से ये काम चल रहा था। तो यहाँ मैंने काम किया, अभी भी इनके साथ मैं एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है मैं जो मैं जॉब कर रहा हूँ इस वक्त, वो मेरी जॉब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मुतल्लिक, जिसमें मतलब टाइटल मेरी जॉब का जो है वह ग्रुप वेल मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एट CFE। तो यहाँ पे मैं फैकल्टी ट्रेन करता हूँ, फैकल्टी की ट्रेनिंग और अरेंज करता हूँ। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ से मेरे से तरबियत याफ्ता हैं, CMA क्वालिफाइड, CA क्वालिफाइड, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स हैं। बहरहाल जी, ये मेरी कुछ महदूद सी एक्टिविटीज़ रहीं। उसके बाद ये तो मेरी प्रोफेशनल काम है। जहाँ तक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ है, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी ये यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे मैंने सर्व किया है, विच आर इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। तो यहाँ पे मैंने सर्व किया है।
और जो आपका है जो आपका प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ में मैं ICMAP में जो कोर्सेज ज़्यादातर पढ़ाता हूँ उसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, एंटरप्राइज मैनेजमेंट है एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। जो ACC है इसके अंदर मैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा जो कोर्स मैं लेता हूँ ये वैसे अलग कोर्स है, मुझे ये कॉमन लेना चाहिए था, बिजनेस एनालिसिस, ये कोर्सेज हैं। और CA के अंदर मेरा जो कोर्स है वो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडीज़। तो ये मैं डिफरेंट कोर्सेज इसके अंदर टैकल करता हूँ। वैसे कोर्स एक ही है, वेरी फेमिलियर कोर्स, नेचर एक ही है, फील्ड ऑफ स्टडी सेम ही है, हाँ प्रोफेशनल बॉडीज़ अलग अलग हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं। उसके अलावा मेरा एक डिफरेंट और भी एक्टिविटी है, या मेरी एक डिफरेंट और भी एसोसिएशन कह सकते हैं इसके अलावा। तो ये जो एसोसिएशन है मेरा, ये बेसिकली है, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर वाबस्ता है तो प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ ही, जिसके अंदर मेरा कोर्स है जैसे अकाउंटेंट इन बिजनेस है, ये बेसिकली MBT कहलाता है। फिर उसके बाद बिहेवियर स्टडीज़ इन CA, और इसके अलावा CAF2 उसका CA का। ये सारे कोर्सेज जो है मेरे ऑनलाइन भी सेल होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नेम इज़ नियर पेयर, तो नियर पेयर के साथ ये जो है सेल होते हैं। और ये रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़े होते हैं एक डेटाबेस पे, अक्सर परचेज करते हैं CA और ACCA के बच्चे, तो वहाँ पे मैं ये काम करता हूँ। अब जो आपका है, आप कह लीजिए कि काम है वो बस्ता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे कि एक मेरा वैसे शुगल है वो है इकोटैक मैनेज के नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। एक गपशप सा बस माहौल बनाया हुआ है कि जो चीज़ आती है वो हर 6 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद 3, 4, 8, 10 वीडियोस अपलोड कर देते हैं कि चलो यार बच्चों का जो भी भला हो सकता है। और वैसे जो मेरा रिकॉर्डेड मटेरियल, चूँकि वो तो कमर्शियलाइज होता है, बिकता है, तो वो तो मैं इस पर अपलोड नहीं कर सकता, तो वो मेरा नियर पेयर पे पड़ा होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है नियर पेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पड़ा होता है। इस तरह ये मुख्तलिफ मेरी एक्टिविटीज़ हैं जी जो मैं करता रहता हूँ। बाकी ये जो मेरा पर्टिकुलरली ये जो डिज़ाइन है, ये मैंने क्यों किया, ये डिज़ाइन बस हमें एक शौक़ में, मैं एक दिन बैठा था जब कोविड का सीज़न शुरू हुआ, तो मैंने एक सोच में लाया कि अब जो आने वाला दौर है उसके अंदर इंसान जो है वो माइक्स को इस्तेमाल करेगा, और माइक्स को इस्तेमाल करके लोगों के घरों तक नॉलेज को पहुँचाएगा। सो दिस इज़ व्हाट विल द फ्यूचर। तो उसके पेश नज़र मैंने जो है ये एक समझ लीजिए कि लोगो डिज़ाइन किया, और उसको अपना जो है टाइटल बना दिया अपनी तमाम स्लाइड्स का, ताकि आपको ऑनलाइन टीचिंग का जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा आइडिया दिया जा सके। तो ये व्हाट्स आई एम डूइंग इन दिस रिगार्ड। अब जहाँ तक सवाल है, आप मेरा जो इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है आपके लिए। और ये जो है, ये जिन जिन इदारों के साथ मैं अटैच रहा उनके लोगो हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज का है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का है, सुपीरियर का है, ठीक है जी, और जनाब डिफरेंट इदारे जिनके साथ हम अटैच रहे उनके मैंने, और अटैच हूँ उनके मैंने लोगोस लगा दिए ताकि आइडिया हो जाए कि मैं क्या करता हूँ। अब इससे आगे मेरे मेरे मुतालिक तो इतना जान लेना अभी काफ़ी है। जैसे जैसे हम काम करेंगे बाकी बातें भी आपके सामने आती चली जाएंगी। अब इसके बाद जो अहम बात आगे चलती है वो है आपका कोर्स आउटलाइन या कोर्स क्या है। देखिए, आपकी स्टडीज़ के 3 डिफरेंट लेवल हैं, जिसके अंदर एक आपका ऑपरेशनल लेवल है, एक आपका जो है वो मैनेजेरियल लेवल है, और एक आपका स्ट्रेटेजिक लेवल है। इस वक्त जिस लेवल पे आप हैं इसको हम कहते हैं मैनेजेरियल लेवल, यानी ये लेवल 2 है आपका, जिसके ऊपर इस वक्त आप सर्व कर रहे हैं। अब इस लेवल पे जहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं, वी कॉल्ड इट द मैनेजेरियल लेवल। मैनेजेरियल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका कोर्स आया है मेरे हिस्से में जो वो है इंटरप्राइज मैनेजमेंट। अब जब हम बात करते हैं इंटरप्राइज मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर सेवरल चीज़ें जो हैं वो पार्ट हैं इस कोर्स का, जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए कि क्या क्या कुछ इसके अंदर शामिल है। और आपको इस लेक्चर को इस लिहाज से बड़े गौर से सुनना चाहिए। तो बाद में क्या हो रहा होता है, बाद में ये हो रहा था सर कोर्स कब ख़त्म होगा। अब पता लगता है कि मैं 2 क्रेडिट कवर कर चुका हूँ, अब मेरे से कोई स्टूडेंट पूछ रहा है जी अच्छा कोर्स कब कवर होगा। अच्छा, आखिरी क्रेडिट चल रहा होता है और सेकंड लास्ट टॉपिक पे पास बच्चे पूछ रहे हैं सर कोर्स कब कवर होगा।
यार बात ये है कि अगर पहला लेक्चर गौर से सुना हो और अपनी कोर्स आउटलाइन को गौर से देखा हो तो वो पता हो कितना काम किया है, कितना रह गया, तो ये जरा आप गौर से सुन लें तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये नेचर पता हो कि यार किस चीज़ का कितना नेचर है, क्या सूरत हाल है, क्या उसका वेटेज है, इसमें से कितना पेपर जो है हमें एड्रेस होगा, कम से कम प्लानिंग के तहत पढ़ा जाए तो फिर जाहिर बात है रिजल्ट भी अच्छा आता है। अब जहाँ प्लानिंग ही नहीं होगी, आप बात सुनते ही नहीं है। जब बात बच्चे तो ऐसे हैं, मैं लास्ट टाइम एक कोर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया तो बच्चों ने मेरे से कहा कि सर ये बताएं कि आप कोर्स किस दिन शुरू करेंगे। मैंने कहा यार आज तो मैं कोर्स ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कल से इंशाल्लाह जो है पहला कंटेंट पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लिटरली 4 या 5 बच्चे एग्जिट कर गए थे, कोर्स शुरू होगा तब पढ़ाएंगे, तब पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की क्या जरूरत। वाह जी माशाल्लाह। ये है हालात, यानी आप एक प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट हैं और आपको प्लानिंग की अहमियत का ही नहीं पता कि प्लानिंग क्या चीज़ होती है। और मैं बड़े आराम से कहा कि अच्छा जब पहला कंटेंट आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, आज हमें ये बात सुनेगी तो हमें सुननी नहीं, क्यों पेपर में आती नहीं है। तो अंदाजा करें कि प्लानिंग के एतबार से इतनी फजूल किस्म के लोग होंगे तो फिर सक्सेस क्या लेंगे। लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो आप कोर्स आउटलाइन देख रहे हो उसको थोड़ा सा समझो, और समझने के बाद जो है समझो कि हमने किस तरह से पढ़ना है, कैसे चलना है। थोड़ा सा तो जो है वो आप लोग अगर फोकस करेंगे तभी बात बनेगी। तो ये एक अजीब सा ट्रेंड मुझे लगा, मैं थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हुआ। मैंने कहा यार इन बच्चों को, यानी अगर इंसान बताना चाहे कि ये इस तरह से कोर्स है, इसमें ये कंटेंट्स हैं, तो दे विल नेवर टेक इंटरेस्ट इन दैट, कि वो तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो बेटा इस तरह नहीं सक्सेस होती। सक्सेस ये होती है कि आप जो है वो चीज़ों को समझें, उनकी इम्पोर्टेंस को समझें, तो फिर बात बनती है। अब मैंने ये कहा कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट जो है ये मिडिल लेवल पे हम पहुंच गए इस वक्त। ये आपका मैनेजरियल लेवल का कोर्स है। इस कोर्स के जो कंटेंट्स हैं, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स जो है वो शुरू यहाँ से होते हैं कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट का पहला जो हिस्सा आप शुरू करते हैं, इसको उन्हें 5 हिस्सों में ब्रेक किया। कोर्स आउटलाइन में अक्सर लिखा होता है 4, लेकिन चौथा है जो पहला हिस्सा है बड़ा लंबा किया होता है इन्होंने। लेकिन मैंने पहले हिस्से को 2 हिस्सों में पहले ब्रेक किया ताकि पता चले कि जो उसका गोथिक स्टडी है वो अलग हो और जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है बाकी चीज़ें अलग की जाए। अब ये जो आपका पहला हिस्सा है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट थ्योरीज है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो हिस्सा है आपका 35% पेपर यहाँ से आता है, 35%। उसके बाद आ जाता है जी आपका जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो एरिया है ये आम तौर पे आपका जो है 20% कोर्स जो है वो कवर करता है। ठीक है, 20% कोर्स कवर करता है। और जो आपका ह्यूमन रिसोर्स का एरिया है ये आपका 25% एरिया कवर करता है, यानी 25% पेपर यहाँ से एड्रेस होता है। और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये भी 20% के करीब जो है आपका वेटेज है इसका। अब ये है डिफरेंट वेटेजेस एंड डिफरेंट इसके जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। अब अगर आप 35% की बात करेंगे तो अंदाजन आप ये कह सकते हैं कि कोई 8% जो है वो पहला टॉपिक है, और इसमें से बाकी का जो बनता है आपका यू कैन से 27% वो बी सेक्शन बनेगा। अब वन बाय वन चले चलें कि सबसे पहले तो बात कर लें कि ये जो पहला हिस्सा है ये क्या है। ये 8% वेटेज के लिए एरिया है। इसमें से कुछ एरिया जो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट से आया है और कुछ एरिया नया है। मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फ्यूल की क्या है, और फिर उसके बाद जो है आपकी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या है, और फिर उसके बाद जो आपका आप ये कह सकते हैं कि मैरी स्टीवर्ट क्या है। तो ये है आपकी क्लासिकल मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, क्लासिकल मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी ये है। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ बिहेवियर अप्रोच, जिसके अंदर हॉर्डन एक्सपेरिमेंट है, डॉक्टर एल्टन म्यो का जो है वो जिक्र है कि ये क्या है। ये पहले भी आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिव्यू करेंगे। और फिर उसके बाद आ जाती कॉन्टेम्प्रेरी मैनेजमेंट, जिसके अंदर मॉडर्न थ्योरी एंड कॉन्टीजेंसी थ्योरीज है। तो ये आपकी जो है तीसरा हिस्सा है इसका।
तो ये जो है तकरीबन कोई 8% वेटेज रिटेन करता है। उसके बाद आ जाता है आपका बी सेक्शन। बी सेक्शन में ये तो कवर हो गया, अलग से मैंने कर दिया, इसको निकाल के मैंने बाहर कर दिया, ये वो मैंने अलग करके अलहदा सेक्शन बना दिया कि यार ये आपको डिटेल बताओ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी हैं। अब जो आपका बाकी मानदा हिस्सा है जिसके अंदर आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ये एक अलग ट्रीट करेंगे कि हाउ टू डील द ऑपरेशंस। अब देखिए अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टेलर और साइंटिफिक मैनेजमेंट ये पुराने इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स ने पहले मैनेजमेंट की बुनियाद रखी। उसके बाद आ जाते हैं आपके न्यू क्लासिकल्स। न्यू क्लासिकल्स के अंदर जो है हॉदरन एक्सपेरिमेंट आ जाता है, जॉर्ज एल्टन में वो आ जाता है, ये लोग आ जाते हैं। और फिर आगे आ जाती कॉन्टेम्परेरी मैनेजमेंट, ये चीज़ें आ जाती। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है आपका जी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का इशू है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो इशू है वो ये है कि देखें जो इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, देखिए एक तो इसके अंदर आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, बैच प्रोसेसिंग है यानी वन बाय वन ट्रीट करना, फिर एक है कॉम्बिने जॉब बाय जॉब ट्रीट करना, एक है आपका जिसको आप कहते हैं बैच मेथड यानी इकट्ठा बैच जाता है और ट्रीट होता है प्रोडक्शन में, और एक फ्लो मेथड है तो इसके अंदर जाता है प्लांट मेंटेनेंस एक कॉन्सेप्ट है और प्लांट मेंटेनेंस प्रोसेस एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड है। अच्छा ये रिलेटेड इसलिए कि चूंकि आगे चल के हमने कॉस्ट मैनेजमेंट करनी है डिफरेंट एरियाज में जाके प्रोडक्शन के, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्शन हो रही है ये बैच मैनेजमेंट के तहत हो रही है, इसका फ्लो मैनेजमेंट कैसे है, इसका प्लांट का प्रोसीजर क्या है, और इसकी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल कैसे चल रही है। इसके बाद आज कल का जो दौर है ये आप सब बच्चे जानते हैं कि जो सिचुएशन है वो ये है कि जो प्लांट है वो अपनी जगह जब काम करता है तो ये नहीं कि इसको ह्यूमन कंट्रोल कर रहे हैं, इसको प्रोडक्शन को सारे का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। जितने ऑर्डर ज़्यादा आते हैं उतना ही ज़्यादा सप्लायर को ऑर्डर चला जाता है खुद ब खुद, उतना ही ऑर्डर सप्लायर को खुद ब खुद चला जाता है, नहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग खुद ब खुद प्लानिंग होती है। तो हम इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग या मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, जो मॉडर्न सिस्टम आया है। इसके अंदर प्लांट की टाइमिंग, प्लांट का ऑपरेशन, उसका ऑर्डर, उसका सारा खुद ब खुद मैनेज होता है। अच्छा, अब जब इसके अंदर सेल्स भी मैनेज कंप्यूटर करना शुरू कर दे, उसके बाद एचआर के इशू, कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे, किस वक्त कितने वर्कर होने चाहिए, परचेज का इशू, अकाउंट्स के इशू सारे काट जाते हैं, तो फिर ये इससे भी ऊपर चला जाता है। यही एमआर पी जो है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग आगे बढ़ के इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी में कन्वर्ट हो जाता है। और आजकल इसका बड़ा ज़माना है जी, सीधी बात है, जितना मर्जी अच्छा अकाउंटेंट हो अगर उसको ईआरपी की प्लानिंग नहीं आती और ईआरपी वो नहीं जानता तो फिर वो आगे नहीं जा सकता। उसके बाद आगे चलते हैं तो ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज है, वो टेक्नोलॉजीज जो कि कॉस्ट को मिनिमाइज करती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को अपडेट करती हैं, एफिशिएंट करती हैं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी, इनको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। फिर आगे चलते हैं तो इनका ज़माना है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला सेक्शन है, जब हम इसको कवर कर लेंगे तो अंदाज़ा एक ये किया जा सकता है कि इसको कवर होने पर हमारा जो है वो तकरीबन 35% तक जो कोर्स है वो कवर हो जाता है, यानी 35% स्कोर जो हम रिटेन कर लेंगे अगर हम ये टॉपिक भी बीच में शामिल कर लें, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एवेल्यूएशन है। उसके बाद फिर मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन कैपेसिटी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, और फिर आपका जो है वो स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM है, ये आ जाते हैं। और फिर आगे जाके मैनेजिंग क्वालिटी यूजिंग TQM आ जाता है, ये आ जाता है इसके अंदर। और फिर प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है, यानी एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर जो भी एरर है, गलतियाँ, उनसे लर्न करते जाना और मुस्तकिल इम्प्रूव करते जाना। ठीक है जी। और फिर आगे चल के लेन प्रोडक्शन है, और फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस क्या चीज़ है, और जो है आपका TQMEX यानी TQ मैक्स मॉडल है, और सर्विस क्वालिटी है। ये सारे इश्यूज जो हैं वो उसके साथ रेलेवेंट है, जिनको हम स्टडी करेंगे और इसके साथ ही जैसे मुकम्मल करेंगे तकरीबन 35% कोर्स का वेटेज हम कवर कर लेंगे। आप ये मान सकते हैं कि इस जो हिस्सा है
इसका ताल्लुक मैनेजमेंट के साथ है, इस हिस्से का ताल्लुक जो है प्रोडक्शन के साथ है, इस प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ है, इस हिस्से का ताल्लुक जो है बहुत हद तक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ है, और कुछ हद तक इसका ताल्लुक जो है वो ERP वगैरह यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ये इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं जहाँ से इकट्ठा करेंगे। यही वजह है कि अगर आप मुझे एक किताब कहेंगे तो मैं कहूँगा मैं कोई एक किताब रिकमेंड नहीं कर सकता। हाँ, मल्टीपल बुक्स रिकमेंड की जा सकती हैं कि ये चीज़ यहाँ से पढ़ लो, ये चीज़ यहाँ से पढ़ लो, ये चीज़ यहाँ से पढ़ लो। हाँ, और अगर आप चाहते हो कि यार मुख्तसरन कोई चीज़ सर दे दें जिससे हम सारा पेपर तैयार कर लें, तो उसके लिए आइडियली मैं आपको जो है वो अपनी जो स्लाइड्स हैं, इन्हीं स्लाइड्स को एक गूगल क्लासरूम में रख दूंगा, तो आप इनको जो है वो यहाँ स्टडी कर लेंगे। मेरी जो स्लाइड्स हैं वो रिवायत से हट के बनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं किसी की स्लाइड यूज़ नहीं करता, मैं अपनी स्लाइड खुद ही बनाता हूँ। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि मैं जब स्लाइड्स बनाता हूँ तो मैं पहले से इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि इसके अंदर इतना लिटरेचर ऐड करना है, क्योंकि आमतौर पर स्लाइड का जो एथिकल रूल है कि इसके अंदर कम लिखा होना चाहिए, लेकिन मैं आमतौर पे ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि इसके अंदर इतना लिखा होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट इसको एज अ नोट्स इस्तेमाल करना चाहे तो उसे कोई मुश्किल ना हो। हाँ, तो अच्छा जी, तो बात हम ये कर रहे थे कि जो ये चीज़ें हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये हम सारा जो है वो अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है डिफरेंट स्टूडेंट्स का कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए बात ये है कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट लेवल के जी हम जो आपको बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि वो ट्राई अवर लेवल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, लेकिन जो हो सकता है वो हम करते हैं, लेकिन कुछ एफर्ट स्टूडेंट की तरफ से होनी ही चाहिए, तो अच्छी बात है आप एफर्ट करते हैं। जैसे जो है जवेद स्टूडेंट है कि ये मुझे कह रहे हैं, तो हम कोशिश जो है वो करते हैं कि बेस्ट जो कर सकते हैं। बाकी ये है कि ठीक है आप एक मुफक्किर आदमी हो सकते हैं, और मुफक्किर लोग जो होते हैं वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो लोग इनिशियल लेवल पे होते हैं बाज़ औक़ात वो समझते हैं कि वो बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं या उनको ज़्यादा पता है कि काम कैसे होना है। तो भाई ठीक है, हो सकता है कि आप मेरे से बेहतर जानते हो, तो अल्लाह ताला आपको क्वालिफ़ाई करे कल को तो आप बेस्ट डिलीवर कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरी ये आदत है, जो मेरे से हो सकता है वो मैं करता हूँ, वो मैं आगे भी करूँगा इंशाअल्लाह। और जो जो आपका दिल में आए आप सोचते रहिए, ठीक है ना। तो ये तो होता ही है, ठीक है। तो ये जी कुछ लोग पैदाइशी तौर पे न्यूटन होते हैं, तो वो आप हो सकता है कि आप वही हो। अच्छा, अब जो बाकी चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है हमारा तीसरा एरिया बनेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, जो आज का टेन्योर है वो उसको हम कह सकते हैं कि जो है इस सेंस में है कि एक जो नया टेन्योर हमारा चला है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक चीज़ होती है जिसको आम तौर पे स्टूडेंट ये समझते हैं। जैसे मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं अच्छा जी मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो स्टूडेंट अक्सर ये कहेंगे सर मार्केटिंग इज अ समथिंग लाइक सेलिंग समथिंग, बट इन रियलिटी इज वेरी डिफरेंट थिंग। इन द रियलिटी मार्केटिंग इज रियली अ डिफरेंट थिंग। Marketing means you collect something and you want to
not selling means if you are selling a faulty product successfully, it's not marketing. Marketing is this, that you collect some idea or the need of the customer and then make the product accordingly. यानी फाल्टी प्रोडक्ट अपनी वर्बल स्टाइल से, इंस्पायरिंग स्टाइल से बेच देना कोई मार्केटिंग नहीं है. मार्केटिंग हकीकत में ये है कि आप जो हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को बनाएं कस्टमर के एंगल से, यानी जो कस्टमर परसीव करता उसके एंगल से बात करें और कस्टमर की सोच के मुताबिक चीज बनाएं ताकि कस्टमर उसको खरीदे. तो बेसिकली इट्स एंटिसिपेटिंग द नीड ऑफ द कस्टमर. कस्टमर की जो नीड है उसको एंटिसिपेट किया जाए. दिस इज व्हाट एक्चुअली वी कॉल द marketing. So the very important topics what are inside this subject are this कि आपको थोड़ा सा रिलेट करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ, आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे और इसी तरह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आगे लेके चलेंगे. तो ये वो चीजें हैं जिन चीजों को हम जो है वो डील करेंगे. तो एक तो बात ये होगी. अच्छा, दूसरा मसला जो है जो आप कह रहे हैं कि तो दूसरी जो चीज हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनाब जो मार्केटिंग प्लान्स हैं कैसे बनते हैं, ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, आप आज की दुनिया को जब देखते हैं तो हमें एक चीज ये नजर आती है जिसको आप इस सेंस में देखते हैं कि जी एक जो नेचुरल साइंस ऑफ ब्रांडिंग है कि थिंग्स आर नॉट लाइक यू सी. एक प्रोडक्ट है, अच्छा है, लेबलिंग मैटर करती है, वो इस तरह से कि एक कंटिन्यूस इमेजिंग है प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ एक नाम भी है कि गाड़ी अच्छी है, ठीक है, बनाई किसने है, बर्गर अच्छा है, लेबल कौन सा लगा हुआ. तो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आमतौर पे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इट इज नॉट द प्रोडक्ट बट हाउ मेनी पीपल एग्री टू पे ड्यू टू अ टैग प्लेस्ड ऑन इट. जो टैग प्लेस है उसकी वजह से लोग कितना पे करते हैं इसके ऊपर. तो ये है व्हाट यू कैन से ब्रांडिंग, कि आप कितना जो है वो ब्रांड को अपलिफ्ट करते हैं. अब जहां तक सवाल है आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक स्टाइल है, तो अगर मैं पहले ब्रांडिंग में थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि देखिए दुनिया में बर्गर बनाने वाले कितने लोग हैं. KFC है, मैकडोनल्ड है, हार्डीज है, सबवे भी टू सम एक्सटेंट सेम चीज़ है, और फिर आप देखें कि बर्गर किंग है. अजय सब बर्गर बनाते हैं. जब आप टॉप 100 ब्रांड में जाके देखते हैं तो इनमें से 4 टॉप 100 ब्रांड में शामिल है. ये है ब्रांडिंग कि आपने वैल्यू और वर्थ इतनी जनरेट की है कि लोग जो है ब्रांडिंग पे फोकस्ड हैं. अब देखिए दुनिया में जितने मुल्क जो टॉप ब्रांड रखते हैं वो इस वक्त 12 कंट्रीज में शामिल है. मिसाल के तौर पे आप देखिए आप जो है कोरिया कहाँ खड़ा था, आज सैमसंग है उसके पास जो है डाइवो है, किया है. कोई देखिए सैमसंग तो बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन किया को देखिए या आप देखिए कि डाइवो को, कोई आउटस्टैंडिंग ब्रांड नहीं है, लेकिन 3-4 ब्रांड्स बनने से ही कौम कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है. हुंडई सेंट्रो आपने देखी होगी गाड़ी. तो ये सारे जो है बन जाते हैं. दिस इज व्हाट यू कैन से ब्रांडिंग, एक नाम बनाना, एक टैग जनरेट करना. अब आगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है. बेसिक आइडिया इसमें ये होता है कि हमें कस्टमर को कम्युनिकेट कैसे करना है. एक वो टेक्निक होती है ना, जैसे आप लक्स का रीसेंट कंप्लेंट देखते हैं कंपेन, तो उसके अंदर आपको नजर आता है एक ही कलर बिलबोर्ड पे है, एक ही कलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, एक ही कलर जो है दूसरे मीडियाज के ऊपर है. तो हम इसको कहते हैं ये है आपका जो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं.
अब जहाँ तक ताल्लुक है डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग के, मार्केटिंग में आपने डेवलपमेंट्स जो किए हैं, जैसे आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, मार्केटिंग को आप लेके चलते हैं कि आप कितना कंज्यूमर बिहेवियर समझते हैं। किसी भी इंसान से इंटरेक्ट करना है तो जितना आप उसका बिहेवियर समझते हैं उतना बेस्ट जा सकते हैं हम। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, जैसे शौकत खानम है, ईदी ट्रस्ट है, इनकी भी मार्केटिंग होती है, तो इनको हम कहते हैं मार्केटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक चीज़ होती है, इसको इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं, चूंकि देखिए कस्टमर दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल कस्टमर है जो आपकी गुड्स परचेज करता है, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल कस्टमर है सॉरी, एक एक्सटर्नल कस्टमर है जो कस्टमर है आपकी गुड परचेज करता है, लेकिन एक इंटरनल कस्टमर है जो कि आपका एम्प्लॉय है, इंटरनल होगा, वो भी तो बाहर जाके एक वर्ड ऑफ माउथ कहेंगे ना आपके मुतालिक। तो ये चीज़ आ जाती है। आगे आ जाता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल मार्केटिंग, ये इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो ये जो सोशल मार्केटिंग है मीन्स के आप अपना एथिकल इमेज कैसा देते हैं, ये इसके अंदर शामिल हम कर लेते हैं। तो ये हमारे जो है कंटेंट्स हैं जो कि दूसरे कंटेंट्स हैं। इनका जो वेटेज अगर आप देखते हो तो मैंने अभी बताया था, इसका वेटेज पेपर में जो है वो 20% है, 20% तक पेपर जो है इसमें से एड्रेस होता है। अब जहां तक सवाल है आपका सेक्शन नंबर डी, जिसके अंदर आपकी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है। देखिए दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल करती हैं, इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है आप देखते हैं कि आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम इस एंगल से इम्पॉर्टेंट मानते हैं, कहते हैं कि देखिए एक्चुअल वैल्यू डिलीवरेंस जो है वो तो फिर रिसोर्सेज की का मामला है कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं एक्चुअली वो सर्व कैसे कर रही हैं, अगर आप गौर करें तो सर्व इसी बुनियाद पे कर रही है ना कि कितने इंटेलेक्चुअल उनके पास है। अगर कोई नई कार डिजाइन होती है, कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन होता है, कोई नई इनोवेशन होती है, तो कौन लेके आता है? ऑब्वियसली दीज आर द पीपल वर्कर हु ब्रिंग्स द चेंज इन द प्रोसीजर, इन द सिस्टम। तो ये सब कौन करता है? ये ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। जितने आपके पास क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, हम उतना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और देखिए ह्यूमन रिसोर्स की अपनी कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट थ्योरीज होती हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस सेंस में कि आने वाला जो दौर होगा इसमें आप एक मैनेजर बनेंगे। तो जब आप एक मैनेजर बनते हैं तो दो तीन तरफा आपका इंटरेक्शन होता है ह्यूमन के साथ। वो लोग जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो लोग जो आपके कलीग हैं, और वो लोग जो कि आपके साथ आपके सुपरवाइजर्स हैं, सीनियर्स हैं, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इन सब के साथ ऑब्वियसली आपने डील करना है, इन सब के साथ आपने कम्युनिकेट करना है, तो वी हैव टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ देम। इस लिहाज से ह्यूमन रिसोर्स को समझना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक बात तो ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इस सेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटेलेक्चुअल ने सारा काम चलाना है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन हर मैनेजर को करने होते हैं। इट्स नॉट ओनली द पर्सन हु इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर गोइंग टू डू दैट। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही जो है वो नहीं सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन परफॉर्म करता, हम तमाम लोग जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके अपने यूनिट में एक वर्कर चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली आप उसका इंटरव्यू भी करेंगे, आप एचआर के लोगों के साथ बैठ के उसके साथ डिस्कस भी करेंगे, उसका टेस्ट भी मार्क करें, शायद आपकी अपनी फील्ड का हो तो आप उसके लिए टेस्ट भी प्रिपेयर करें। तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन होते हैं जो कि एचआर रिकमेंड करने के बाद आगे फाइनल इंटरव्यू जो होता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे छोड़ देते हैं, या उस पर्टिकुलर टीम के ऊपर छोड़ देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया से वाबस्ता होती है कि जनाब आप देखिए कैंडिडेट आपके लिए कितना सूटेबल है। तो आपको देखना होता है कि कल्चर में आपके यूनिट के सेट हो जाएगा, हो सकेगा नहीं हो सकेगा। तो इस लिहाज से एक तो ये कि आपको बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन परफॉर्म करने, लेकिन इसमें भी आपको इन्वॉल्व होना है कि जी जो जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो मोटिवेट रहें, उनके रिवार्ड्स ठीक रहें,
उनका रिन्यूमरेशन अच्छा हो, उनका जो है वर्क अरेंजमेंट जो है वो बेहतर हो, उन वो सेटिस्फाइड हो, जो इक्विपमेंट उनको दिया गया है, जो टूल्स उनको दिए गए हैं उसके हवाले से, उनके पास बाकायदा तौर पे एक एचआर प्लान हो, एक एथिकल बिहेवियर क्या होता है ये हम सिखा सकें, और ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट वो ज़रूर परफॉर्म करें। तो ये वो चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके साथ साथ जाहिर एक बात है, आप इसको भी जानना चाहेंगे कि जो गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मामले में परफॉर्म कर रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो है परफॉर्म कर रही हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, और उसके नताइज में वो लीड भी कर रही हैं मार्केट को, यानी उन्हें कंपेटिटिव एडवांटेज भी जो है हासिल है। तो जाहिर बात है हम चाहेंगे कि उनको आइडियली हम देखें कि यार ये लोग किस तरह से जो है परफॉर्म करके अपना काम जो है बेस्ट वे में कर रहे हैं, ताकि हम उसी वे में काम कर सकें, हम उसी वे में उनको साथ डील कर सकें, और उनको हम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, या उसी वे में हम काम करें जो कि बेस्ट डिलीवरेंस सर्विसेज है। तो लिहाजा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, आम तौर पे देखा यह गया है कि वो ड्यू टू दिस प्रैक्टिसेस जो हैं ग्रूम कर रही हैं। जैसे आप कभी पैकेजेस में जॉब निकले तो देखिए, या किसी और मल्टीनेशनल या बड़ी नेशनल कंपनी में, तो देखिए एक दफ़ा जब वो एक बंदे को या एक वर्कर को हायर कर लेते हैं, तो फिर वो कॉन्टीन्यूसली उसके करियर के ऊपर फोकस करते हैं और एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहते हैं उसके साथ। तो ये चीज़ होती है। अब जहाँ तक सवाल है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, तो आपने अल्टीमेटली अपने वर्कर्स को भी इस तरह तो नहीं ना लेके चलना कि अगर वो क्लैरिकल स्टाफ के तौर पे आया तो सारी ज़िंदगी बेचारा क्लैरिकल स्टाफ ही रहेगा। ज़ाहिरी बात है, आप वो उसको इम्प्रूव करेंगे, उसका करियर प्रमोट करेंगे, और फिर एम्प्लॉयज़ तभी लर्न करते हैं जब उनका एक परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, अप्रेज किया जाता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है इसके हवाले से वो फिर उसके मुताबिक वो डेवलप भी होते हैं, और फिर वो केयर भी करते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया जो उनका वीकर एरिया है इसको स्ट्रॉन्ग करें, तो इस लिहाज से बेहतर होते हैं। बाकी रही बात ये कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है जस्ट अ मोमेंट जी, मैं ज़रा देख रहा हूँ कोई चीज़। आवाज़ मेरी मैं साथ दूसरी डिवाइस से सुन रहा हूँ, आवाज़ मेरी मोहम्मद हसन मैं काफ़ी तेज़ की हुई है और दूसरी डिवाइस पे सही आ रही है। देखिए ज़रा प्लीज़, हो सकता है आपका माइक या कोई कनेक्शन में मसला ना हो। बुक कौन सी होगी ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, कौन से कंटेंट के लिए कौन सी बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसके कुछ पर्टिकुलर पेजेस भी सिलेक्ट करके उनके पिक्चर्स लेके सेंड कर दूंगा। अगर बुक्स तकरीबन इसके अंदर 8 या 7 बुक्स में मेरी कंसल्टेशन में होंगी इंशाल्लाह। मार्केटिंग के लिए अगर आप पूछेंगे तो फिलिप कॉटलर की बुक से मैं करूँगा काम, और एचआर के लिए जो है मैं स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक को फॉलो करूँगा। इस तरह हर कॉन्सेप्ट के लिए डिफरेंट बुक हम फॉलो करेंगे और आपको बताते जाएंगे साथ साथ। और जहाँ तक सवाल है कि सर मार्केटिंग और कंज्यूमर डिमांड में क्या फ़र्क है, बेटे ये बहुत आगे की बात आपने अभी पूछी है मिर्ज़ा हसन। मैं आपको इसके ऊपर ज़रूर तफसील से बात करेंगे, पहले हम इस कोर्स को शुरू कर लें। देखिए मार्केटिंग और कंज्यूमर डिमांड में क्या फ़र्क है। देखिए डिमांड जो है वो तो यू सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी कि दो चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ को ख़रीदने की विल पावर है यानी डिज़ायर है, और दूसरा परचेजिंग पावर है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको डिमांड कहते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम जो है अवेयर होते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड है क्या, और जो कंज्यूमर की डिमांड होती है हम उसके मुताबिक प्रोडक्ट तैयार करके लाते हैं, यानी वो प्रोडक्ट ढूंढ के लाते हैं, वो सर्विस ढूंढ के लाते हैं जिससे हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ठीक है।
जी ठीक हो गया। और जावेद भाई कोशिश पूरी करेंगे कि आपको हम सेटिस्फाई करें जिस हद तक हो सकता है। बाकी ये है कि एक चीज़ का ख्याल रखें, वो ये है कि वी आर नॉट एट द अपोजिशन ऑफ ईच अदर, वी आर हैविंग द सेम एम, हमारा मकसद सेम है। तो वी आर सिटिंग ऑन द वन, नॉट द अपोजिट साइड ऑफ द टेबल, वी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। So therefore, we have to help for each other and support each other. So therefore, I will try my level best and I will definitely focus। जो चीज़ आपको नहीं समझ आए, कोई मसला हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें मुझे प्रॉब्लम है। बाकी अल्लाह ताला आपको मदद करे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई। बाकी जो मामले हैं, मैं स्टूडेंट का एक सवाल है सर, आर यू लाइव आर रिकॉर्डेड वाइल लेक्चर? आई एम ऑन लाइव, यू सी। आप जो भी सवाल भेज रहे हैं मैं साथ साथ आंसर कर रहा हूँ, मैं लाइव हूँ, रिकॉर्डेड नहीं है मेरा ये लेक्चर। किसी वक्त हो सकता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मुझे देना पड़े। वो इस तरह से होता है कि जैसे केबल कनेक्शन वीक है तो फिर पिछला लेक्चर चला देते हैं ICMAP वाले, या फिर ये होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी हूँ तो कोई एक आध लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया, तो वो बाजू का चल जाता है। अदरवाइज आई एम ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन आपके साथ हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही ऑनलाइन का है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करके वो खुद से चला दें, तो इट इज़ अप टू देम कि वो क्या करते हैं, इनकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ जो है वो ज़ाहरा बेटी का सवाल है बेटा, मैं राइटर्स के नाम और ये सारा कुछ आपको रिपीट कर दूंगा, और मैं टाइटल टू टाइटल यानी टॉपिक टू टॉपिक आपको बताता जाऊंगा। एकदम से बताऊंगा यू विल कंफ्यूज रैट, यार ये क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, ये क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। तो जो जो चीज़ साथ साथ आती जाएगी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जी आदिल सलीम बेटा, सवाल कोई नहीं, आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन में नजर आ रहा है, सवाल नहीं नजर आ रहा। जी मैं बाद में सम अप कर दूंगा। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एरिया, जिसमें इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि हम कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखते हैं। उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते हैं कि हमने किस हद तक अचीव किए हैं। अपनी परफॉर्मेंस को एक ख़ास लिमिट्स में कंट्रोल रखने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर आप जानते हैं कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ जो है आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो बजटरी कंट्रोल्स होते हैं, और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं। और यू कैन सी, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हैं वो स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं, जिनको हम CSF कहते हैं। अब ये जो CSF होते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ये लेटर ऑन ज़ाहिर है क्वान्टिटेटिव में मैयर होके KPIs आ जाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हम वहाँ से बहुत अंदाज़ा लगाते हैं। एक चीज़ ये है कि पुराने दौर में हम सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बेस करते थे। आज का ज़माना जो है बैलेंस स्कोर कार्ड का है, जिसके अंदर मल्टीपल साइड पे देखते हैं फाइनेंशियली हम क्या जा रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या कह रही है, ब्रांड इमेज क्या जा रहा है, और हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इनको देखते हैं। उसके बाद आ जाता है डेवलपिंग ए परफॉर्मेंस मैयर सिस्टम, एक सिस्टम डेवलप करना जिसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस असेस होती जाए, हम उसको देखते जाएं, मैनेज करते जाएं, और फिर डिफरेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में परफॉर्मेंस कैसे होती है, और कुछ रेगुलेशंस वगैरह, ये चीज़ें आ जाती हैं। जो आपका जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट मिस किया है, तो उसके अंदर ये है, पहला पार्ट में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया टू मैनेजमेंट का, उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात की थी, और उसके बाद मैंने आपसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात की, फिर HR की, और फिर आखिर में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। ये है हमारा कंप्लीट कोर्स। होपफुली इट्स विल कंप्लीटेड इंशाल्लाह विद इन 60 लेक्चर्स, 60 to 70 लेक्चर्स हम इसको कवर करेंगे। अब जहाँ तक हमारा बाकी मानदा चीज़ों का ख्याल है, इसके अंदर एक तो बात ये है कि ये साथ ही साथ हम कुछ MCQs आपके साथ शेयर करते जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के, जहाँ से थोड़ा आइडिया होता जाएगा आपको कितना समझ आया है, मैं कहाँ से मिस कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए। ठीक हो गई बात। और फिर उसके बाद जो है
हम साथ ही साथ उसके रिलेटिव आंसर्स रैशनल डिस्कस करते जाएंगे जिस हद तक मेरे से हो सकेगा। अच्छा, उसको डिस्कशन के बाद जो है, अब अगर आप मेरे से पूछें कि एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, देखिए जहाँ तक हमारी अपनी इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स की डिस्कशन है, उसके हवाले से हमारा जो एग्ज़ामिनर है उसकी एक अप्रोच इस एंगल से हम देख सकते हैं कि एक तो एग्ज़ामिनर ये चाहता है कि जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट हो, यानी आप जो भी सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझें, क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करें और पैनिक ना हो, सोच के ऑल एस्पेक्ट्स को देख के फिर आप आंसर करें। तो जब आप सारे एस्पेक्ट्स को देख के आंसर करते हो तो फिर उसमें चांसेस ये होते हैं कि आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जो है एक स्टूडेंट्स की थिंकिंग ये बन जाती है कि यार चूँकि थ्रेटिकल पेपर नहीं है, एमसीक्यूज बेस है और अराउंड 70 एमसीक्यूज आएंगे, काफ़ी टाइम होता है, तो आपका एक्सपीरियंस अब काफ़ी हो चुका होगा। इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप किसी भी किस्म का कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे के सारे स्टेप जो है फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब आप इन दी एंड जाते हैं तो बहुत कुछ इकट्ठा हुआ होता है जिसको आपको रीड करना होता है। वहाँ पे सक्सेसफुल स्टूडेंट वो रहते हैं जो पहले से इसके कोई शॉर्ट नोट्स या पास कार्ड्स बना लेते हैं। पास कार्ड से मुराद आप ये ले लीजिए कि कुछ ऐसी शक्ल में अपने नोट्स को तैयार कर लेते हैं कि वो क्विक रिव्यू दे सकें अपने पूरे कोर्स को और जल्द से जल्द उसको रिव्यू कर सकें। उसके लिए होता ये है कि जो फेल पास का फैसला है वो इन दी एंड होता है कि आपने जितना भी होराइजन है उसको समझते हुए कितना सम अप करके अपने लिए रखा है कि आप मुख्तसर करके इन दी एंड रिवाइज उसको आसानी से कर सकें या उसको ऐसे फॉर्मेट में रखें जहाँ से इसका रिव्यू करना आपके लिए आसान हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मैटर करेगी आपके लिए। तो आपने पहले से ही कोशिश करनी है कि साथ ही साथ रीडिंग करके उसको इस शक्ल में रिव्यू करते जाएं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा जिस हद तक मैं नोट्स रिलीज़ कर सकता हूँ या मैं अपनी स्लाइड्स आपको दे सकता हूँ वो मैं अवेलेबल करता जाऊँ। लेकिन जनरली मैंने जो देखा है कि जो आम तौर पे कमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं और एक वो स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं। जो स्टूडेंट आमतौर पे फेल होते हैं, कभी उनका इंटरव्यू लिया जाए तो वो कहते हैं कि आम तौर पे वो इस बात को मानते हैं कि प्रैक्टिस पूरी नहीं कर सके, फुल टाइम यूटिलाइज नहीं सही तरह से करते, अच्छा असाइनमेंट सीरियसली नहीं लेते, या आम तौर पे उनका क्लेम होता है जी पेपर थोड़ा आउट ऑफ कोर्स था या उस सिनेरियो में नहीं था जिसमें मैंने पढ़ा था। अच्छा, जनरली लेट ज्वाइन करते हैं क्लास को, तो ऑनलाइन क्लास पर्टिकुलरली जब लेट ज्वाइन करते हैं तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, चूँकि जो टीचर है वो तो शुरू से बेस बना के चल रहा होता है आपकी, तो अगर आप उसको लेट लेके चलेंगे तो फिर अल्टीमेटली उसका इफेक्ट तो आएगा उसके ऊपर। क्या ख्याल है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक ये आ जाता है कि वो जो है कज़न की शादी पे चला गया था, ये हो गया था, कुछ फैमिली रीजंस ले आते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो आप अपना लेक्चर जो है कम्प्लीटली अटेंड नहीं करते, मोबाइल ऑन कर लिया, टैब ऑन कर ली, फोकस राइट लेफ्ट कर दिया। तो इससे बात नहीं बनती। बात यह है कि आपको जो करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा, प्रॉपर इसको लेके चलना पड़ेगा, फिर ये आपके लिए आपका ये क्लियर हो सकेगा। फिर इसके अंदर जो हमारा आम तौर पे टीचिंग मेथड है वो यहाँ पे यही हो सकता है कि देखिए हम कुछ मल्टीमीडिया बेस्ड लेक्चर प्रिपेयर करें, चूँकि ज़ाहिर है मेरे पास यहाँ बोर्ड अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उसको लेके चलें, प्रीवियस लेक्चर का रीकैप करा दें, आउटलाइन कर दें करंट लेक्चर को कि इसमें ये टॉपिक्स हैं, आप पहले से उसको प्रिपेयर ज़हनी तौर पे करें। अच्छा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको जिस हद तक हो सके क्लियर करा दिया जाए, क्लास एक्टिविटी है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, तो ये चीज़ें आपको दी जा सकती हैं जिससे बात आपकी बन जाए। तो इस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। वे ऑफ टीचिंग यही होगा मेरा कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट फोकस रहेगा, प्रैक्टिस फोकस भी रहेगा, दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे साइड बाय साइड ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें। फ़र्क जो आएगा अब ये आएगा कि पहले कोर्स कंप्लीशन होता था तो आपसे कॉन्सेप्चुअल
लेवल के क्वेश्चन आते थे। अब कंट्रास्ट क्वेश्चनल भी हो सकते हैं, यानी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मैप अप करके या मिला के एक क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए कंप्लीशन कोर्स कीजिए, रिवीजन कीजिए और फिर एग्ज़ाम टेक्निक्स को भी थोड़ा सा लर्न कीजिए, फिर आप जाइए पेपर में। अब एक सवाल जो स्टूडेंट्स का जर्नली चल रहा है कि इंफॉर्मेशन साथ साथ चलती जाएगी, उसके साथ साथ केस स्टडीज़ और क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे। जो आपका बुनियादी सवाल है कि कोई एक बुक रिकमेंड कर दें, तो मैं एक बुक रिकमेंड नहीं कर सकता, चूँकि बुक्स हैं वो मल्टीपल है, एक बुक से आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, ये है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने गूगल क्लासरूम बनाया था, इसी तरह से एक गूगल क्लासरूम बना देंगे। उस क्लासरूम में अपनी स्लाइड नोट्स अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। और स्लाइड नोट्स के अलावा जो सोर्स नोट्स होंगे जहाँ से मैं अपनी स्लाइड बना रहा हूँ, वो भी आपको दस्तयाब कर देंगे कि जी ये सोर्स नोट्स हैं, यहाँ से आप रीड कर लीजिए इसको। अच्छा, हाँ, अलबत्ता ये है कि किसी ख़ास कंटेंट के लिए कोई एक बुक आप रेफरेंस मांगेंगे तो वो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा साथ साथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है लास्ट थिंग प्लीज़ मैं साथ साथ थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस को भी देख लूँ। मेरा ख्याल है कि अपलोड कर देंगे ICMAP वाले, वहाँ से आप देख सकते हैं। जुबिया बेटी, व्हाट्सएप ग्रुप आई लव टू हैव दैट, लेकिन जो ICMAP का ग्रुप होता है उसमें मोस्टली स्टूडेंट रिटन क्वेश्चन भेज सकते हैं, आई थिंक बाकी नहीं भेज सकते। तो मैं हमजा इकबाल, अगर बेटे कोई स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ तो आई विल डेफिनेटली मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप। मैं शाम को ज़रा अपने जो हेड है उनसे फिर कंफर्म कर लूँगा कि आपने कोई इसमें चेंज किया है या नहीं किया। तो अगर कोई हुआ तो आई विल डेफिनेटली हैव दैट। अब पहले तो क्लासरूम होता है, उसमें तो ये होता है बच्चे बना लेते हैं, उसमें हमें ऐड कर लेते हैं तो बड़ी आसानी रहती है। यहाँ ज़रा ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर भी अगर वो कहेंगे तो मैं आपके नंबर लेके एक जगह ऐड कर दूंगा। या जो व्हाट्सएप ग्रुप ICMAP वाले एक बनाते भी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उसके अंदर आपको क्वेश्चन करने की इजाज़त दें ताकि आप सवाल कर सकें। लेकिन आप मुझे क्वेश्चन गूगल मैप पे, गूगल क्लासरूम में भेज सकते हैं। जी, MCQs बेस्ड पेपर होगा बेटा, बिल्कुल MCQs बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, जिसमें दो तरह के सवाल होते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और एक मल्टीपल टास्क क्वेश्चन होते हैं, MTQs टाइप, इस तरह के होते हैं। आज पहली ही क्लास है बेटे, आज फर्स्ट क्लास है, पहले हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए कि आप अपना एक्चुअल नेम लिख दिया करें, क्योंकि ये नाम पढ़ने मेरे लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। नहीं, मेरी स्लाइड्स का लिंक नहीं मिलेगा, मैं गूगल क्लासरूम का पासवर्ड शेयर करूंगा कल आपके साथ। आप उस गूगल क्लासरूम से मेरे लेक्चर देख सकेंगे और नोट्स भी देख सकेंगे, दोनों चीज़ें देख सकेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकेंगे, ठीक है। अटेंडेंस का नहीं पता बेटा। अदील बेटे, मुझे फिजिकल क्लासेस का इतना आइडिया नहीं, आई डोंट नो कब ये शुरू होती हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बात ये है कि मैं आपको जो उस्ताद होने के नाते जो कहूँगा कि एक तो बात ये है, क्लासरूम लेट ना करें, उसमें टाइम पे आएँ, लेक्चर मिस ना करें, बी कमिटेड, कंप्लीट एंड एवरी असाइनमेंट कंप्लीट करें, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर इंटरप्ट करने वाली चीज़ों को दूर कर दें, जो भी चीज़ें आपकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कराती हैं, सिर्फ इसी पे फोकस करें। कोई टेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको मोटिवेटेडली अटेंड करें। तो क्योंकि सिंपल रूल ये कहते हैं कि जितना आप काम में कहते हैं ना कि एक बात तो ये है, द मोर यू स्वीट इन ट्रेनिंग लेस यू ब्लीड इन द फाइट। जितने आप अच्छे होंगे ट्रेनिंग में, उतना ही लेस ब्लीड करेंगे आप फाइट में। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग आप ले लें, अच्छा है।
और एक बात ये भी है जो जनरली अंडरस्टूड क्लिचेस हैं कि क्विटर नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट, कि क्विटर कभी विन नहीं कर सकता और विनर कभी क्विट नहीं करता, ये दोनों ही मुखालिफ चीज़ें। लिहाजा आपने दोनों को ही साथ लेके चलना है और क्विट करने की बात नहीं करनी बल्कि एफर्ट करनी है और इसको अचीव करना है इंशाल्लाह। बाकी रही बात ये कि जैसे जैसे आप सब बच्चे जो है, मेरी रूटीन है कि आप लोगों से पूछा कि यार कैसा है, कोई मसला हो तो ज़रूर बताइए। तो आज मैं यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ। कल मैं फर्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा, आपका गूगल क्लासरूम बना के आऊँगा, आपको बताऊँगा कहाँ से आपके नोट्स मिलेंगे, कहाँ से आपको स्लाइड्स मिलेंगी, ये सब कुछ अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आप सब बच्चों को मैं अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब बच्चों के लिए आज का लेक्चर कैसा रहा, आपका फीडबैक। जी शाबाश जी, आदिल स्लीम इज सेंडिंग अ थम्स अप टू मी एंड बाकी स्टूडेंट्स। तो बाकी स्टूडेंट्स में जो हैं, हमज़ा अच्छा था सर एंड इट वाज गुड सर, बहुत अच्छा था सर, वेरी नाइस अरूज कह रही हैं, सईदा हिना कह रही हैं बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू बाय मोहम्मद असाम हसन एंड हमज़ा कह रहे हैं सेटिस्फाइड, इफ्तिखार खान कह रहे हैं ग्रेट लेक्चर, उज़ैर अफजल कह रहे हैं बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रहा, फराज शेख ठीक है जी, अख्तियार हुसैन काफ़ी अच्छा रहा, कवान ग्रेट एंड सादिया हबीब बहुत अच्छा रहा, उसामा रिजवान स्प्लेंडर्ड एंड इंफॉर्मेटिव बाय अनामिता जहरा एंड जुनेद आमिर कह रहे हैं कि इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव, और नौफल इजाज कह रहे हैं नाइस लेक्चर था, सुपर्ब रहा, मोहम्मद अमान आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत अच्छा है, तलहा हैं, अंस हैं, मुनीब हैं, मोहम्मद हसीब हैं, समरा खालिद हैं, ठीक है, ये तमाम बच्चे जो है, अरीज इमरान हैं, आसिफ हैं, अदील हैं, तनवीर हैं, अनवर हैं, तो ये तमाम बच्चे जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया बच्चों। तो जो भी दोस्त हमारे साथ हैं, आई होप कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँगा, बेस्ट डिलीवर कर सकूँगा। तो कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ तलहा उज़ैर ज़रूर मुलाकात होगी। तो कल इंशाल्लाह अपने पूरे टाइम पे हम अपने कोर्स का आगाज़ कर देंगे। फ़र्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे मैनेजमेंट थीरीज़ के बारे में और फिर इंशाल्लाह चलेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।